मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हमें दो तरह की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें दो लेवल्स पर गवर्नमेंट्स देखने को मिलती है। एक तो है नेशनल लेवल पर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है पूरे देश को गवर्न करने के लिए, और इसे बोलते हैं नेशनल गवर्नमेंट। इसका एग्जाम्पल होगा इंडियन गवर्नमेंट। और वहीं दूसरी गवर्नमेंट होती है रीजनल या फिर स्टेट लेवल पर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसी पर्टिकुलर रीजन या फिर स्टेट को गवर्न करने के लिए, और इसे बोलते हैं रीजनल गवर्नमेंट। और इसका एग्जाम्पल होगा पंजाब गवर्नमेंट। अब जो ये दो तरह की गवर्नमेंट्स हैं, नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स, इनके बीच में किस तरह का रिलेशन हो सकता है? क्या इनमें से कोई एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है, या फिर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, या फिर दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करती है? वेल, ऑन द बेसिस ऑफ कि नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच किस तरह का रिलेशन हो सकता है, हम गवर्नमेंट्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है यूनिटरी गवर्नमेंट्स और दूसरा है फेडरल गवर्नमेंट्स। यूनिटरी गवर्नमेंट्स में एक नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट होती है, और जहां तक रीजनल गवर्नमेंट्स की बात है तो रीजनल गवर्नमेंट्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। यूनिटरी गवर्नमेंट्स के एग्जाम्पल में आएंगे ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। फेडरल सिस्टम में हमें दोनों लेवल्स पर गवर्नमेंट्स देखने को मिलती हैं, नेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर। जो नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट्स होती हैं इसे फेडरल, सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट्स भी बोला जाता है, और जो रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट्स होती हैं इन्हें स्टेट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी बोला जाता है। फेडरल सिस्टम के एग्जाम्पल्स में आएंगे यूएसए, कनाडा और इंडिया जैसे देश। अब फेडरल सिस्टम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जिन पॉलिटिकल सिस्टम्स में हमें फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है उन्हें फेडरेशंस बुलाया जाता है, जैसे कि यूएसए एक फेडरेशन है। अब जो ये फेडरेशन वर्ड है ये डिराइव हुआ है फोइडस वर्ड से, जिसका मतलब है ट्रीटी या फिर अग्रीमेंट। और ये ट्रीटी या फिर अग्रीमेंट किसके बीच है? कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स के बीच। इन यूनिट्स को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कनाडा में इन्हें प्रोविंसेस बोलते हैं, रशिया में रिपब्लिक्स और यूएसए में इन्हें स्टेट्स बोलते हैं। और ये जो यूनिट्स होती हैं इनकी अपनी खुद की गवर्नमेंट्स होती हैं। अब ये यूनिट्स इकोनॉमी वाइज या फिर मिलिट्री वाइज काफी वीक होती हैं, और इसलिए ये यूनिट्स डिसाइड करती हैं आपस में एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट में आने की, यानी कि एक दूसरे के साथ यूनाइट होने की, जिससे एक स्ट्रांग और ज्यादा बड़ी यूनिट बन सके। ये जो बड़ी यूनिट बनती है, जो कि छोटी छोटी यूनिट्स के मिलने के बाद बनती है, इसे फेडरेशन बोलते हैं। इस फेडरेशन में हर यूनिट की अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है, और जो एक ये बड़ी यूनिट बनी है एग्रीमेंट के थ्रू, उसकी भी अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है। जैसे कि यूएसए के केस में 13 स्टेट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते थे, और ये सभी स्टेट्स मिलिट्री और इकोनॉमी वाइज काफी वीक थे। तो ये स्टेट्स एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यूनाइट हुए, जिससे यूएसए बना था। इन स्टेट्स की अपनी खुद की गवर्नमेंट थी, और जब यूएसए बना तो फिर यूएसए की भी एक कंट्री लेवल पर गवर्नमेंट बनी। सो इस तरह से फेडरेशन में हमें दो लेवल्स पर गवर्नमेंट्स देखने को मिलती है, रीजनल लेवल पर और नेशनल या फिर फेडरल लेवल पर। अब यहाँ हमने देखा कि एक फेडरेशन बनती है कई छोटी छोटी यूनिट्स के इंटीग्रेशन से, और इसका एग्जाम्पल है यूएसए। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड है जिससे फेडरेशंस बनती है, जो कि है डिसइंटीग्रेशन। इसमें एक बड़ा स्टेट कई छोटी छोटी यूनिट्स क्रिएट करता है, और इन यूनिट्स को कुछ हद तक पावर्स और ऑटोनॉमी देता है, ताकि ये यूनिट्स अपने रीजनल लेवल पर एक एफिशिएंट तरीके से वर्क कर सकें। इसका एग्जाम्पल में आता है कनाडा। सो ये दो तरीके हैं फेडरेशन बनाने के, इंटीग्रेशन बिटवीन स्मॉलर यूनिट्स और डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ लार्जर यूनिट और अ कंट्री इनटू स्मॉलर यूनिट्स। यूएसए वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फेडरेशन है, जो कि फॉर्म हुई थी अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद 1787 में। जैसा मैंने आपको पहले बताया, यूएसए फॉर्म हुआ था जब 13 स्टेट्स या फिर यूनिट्स आपस में एग्रीमेंट में आए थे। लेकिन अब यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं। यूएसए की तरह इंडिया ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया। लेकिन इंडिया का फेडरल सिस्टम यूएसए के फेडरल सिस्टम से काफी अलग है। एक तो इंडिया का फेडरल सिस्टम यूएसए की तरह इंटीग्रेशन के मेथड से नहीं, बल्कि डिसइंटीग्रेशन के मेथड से बना है। यानी कि इंडिया के स्टेट्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया का फॉर्मेशन नहीं किया है, बल्कि इंडिया एज अ कंट्री पहले बना और फिर स्टेट्स को पावर्स और ऑटोनॉमी दी गई। सेकेंडली, यूएसए में जो सेंट्रल या फिर फेडरल गवर्नमेंट है और रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इनके बीच एक तरह का पावर बैलेंस है, यानी कि इनमें से कोई भी गवर्नमेंट दूसरे से ज्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन इंडिया के केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कई ज्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से। सो इंडिया इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। एक डिफरेंस और ये है कि दोनों यूएसए और इंडिया में फेडरल सिस्टम है,
लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया है। फेडरेशन की जगह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के लिए यूनियन वर्ड का यूज किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ये मेंशन्ड है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन इंडिया को फेडरेशन की जगह यूनियन क्यों बुलाया गया है? इसके दो रीजंस हैं। पहला तो ये कि इंडियन फेडरेशन स्टेट्स के इंटीग्रेशन के थ्रू नहीं बनी है। दैट मीन्स इंडिया के स्टेट्स के बीच ऐसा किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि आपस में इंटीग्रेट करके एक देश बनाना है। और दूसरा रीजन ये है कि इंडियन स्टेट्स के पास इंडिया से सेसीड या फिर अलग होने का कोई राइट नहीं है। इन अदर वर्ड्स, इंडिया एज अ कंट्री इंडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि इंडिया से अलग होने का या फिर इंडिया को तोड़ने का स्टेट्स के पास कोई भी स्कोप नहीं है। इंडिया जो कि एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इससे कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता। ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए जो कि इंडिया को सेपरेट करते हैं यूएसए के फेडरल सिस्टम से, फेडरेशन थ्रू डिसइंटीग्रेशन, प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन इंस्टेड ऑफ फेडरेशन, और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से, ये तीनों फीचर्स इंस्पायर्ड हैं कैनेडियन फेडरल सिस्टम से। सो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन फेडरल सिस्टम बेस्ड है ऑन कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इंस्टेड ऑफ यूएस मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। और ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये सेपरेट करते हैं कैनेडियन मॉडल को अमेरिकन मॉडल से। और जो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला फीचर है, ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है यूएस और कैनेडियन फेडरल सिस्टम्स के बीच। अब इंडिया ने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट क्यों किया इंस्टेड ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? वेल, इसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला है लार्ज साइज ऑफ इंडिया। इंडिया एरिया और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से बहुत बड़ा है, और जितना बड़ा एक देश होता है उतना ही डिफिकल्ट होता है उसे एफिशिएंटली गवर्न करना एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। इसलिए एफिशिएंट गवर्नेंस के लिए पावरफुल और इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट है अलॉन्ग विद सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा रीजन है इंडिया की सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जहां हमें हर स्टेट का, हर रीजन का एक अलग कल्चर देखने को मिलता है। इतने डाइवर्स कल्चर्स के बीच एक यूनिटी फॉर्म करने के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड है, रीजनल ऑटोनॉमी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि किया जा सकता है बाय हैविंग पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल स्टेट गवर्नमेंट्स। सो ये 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया ने एक फेडरल सिस्टम फॉर्म करने का डिसीजन लिया। अब देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को एक फेडरल सिस्टम बनाते हैं। इनमें से पहला फीचर है डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी मींस डुअल गवर्नमेंट, यानी कि 2 लेवल्स पर गवर्नमेंट। इंडिया में 2 लेवल्स पर गवर्नमेंट है, यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, और ये दोनों गवर्नमेंट्स फॉर्म करी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। एक बात यहाँ याद रखना कि डुअल गवर्नमेंट्स का सिस्टम हमें फेडरल सिस्टम के अलावा यूनिटरी सिस्टम में भी मिल सकता है, लेकिन यूनिटरी सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक नेशनल गवर्नमेंट ही होती है, और नेशनल गवर्नमेंट फिर आगे जाके रीजनल या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स बना सकती है। इन अदर वर्ड्स, यूनिटरी सिस्टम में अगर रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो फिर ये गवर्नमेंट्स अपनी पावर्स और अथॉरिटी डिराइव करती हैं नेशनल गवर्नमेंट्स के थ्रू इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि रीजनल गवर्नमेंट्स पूरी तरह से नेशनल गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन फेडरल सिस्टम में नेशनल गवर्नमेंट्स के साथ साथ रीजनल गवर्नमेंट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही एस्टैब्लिश्ड होती हैं, और दोनों नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट्स अपनी अथॉरिटी और पावर्स डिराइव करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। सो फेडरल सिस्टम में रीजनल गवर्नमेंट्स अपनी पावर और अथॉरिटी के लिए नेशनल गवर्नमेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं होती। फेडरल सिस्टम में जो नेशनल या यूनियन गवर्नमेंट होती है वो डील करती है विद मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कि डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, और रीजनल या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर होते हैं वो मैटर्स जो कि रीजनली या लोकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो सब्जेक्ट्स या एरियाज अलॉटेड होते हैं वो इनमें सोवरेन या सुप्रीम होते हैं, जैसे कि डिफेंस का सब्जेक्ट कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट डिफेंस के सब्जेक्ट में सुप्रीम या सोवरेन है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स पब्लिक ऑर्डर के फील्ड में सोवरेन है। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं डिफेंस, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ये क्लियरली डिवाइडेड हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच। हर एक सब्जेक्ट के लिए ये क्लियरली डिफाइंड है कि वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आएगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर।
और ये डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ये किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है कि कौन सा सब्जेक्ट किस गवर्नमेंट के अंडर आएगा, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ये था पहला फेडरल फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सेकेंड फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूनिटरी सेटअप होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस रिटन हो सकते हैं, जैसे कि फ्रांस के केस में, या फिर अनरिटन भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रिटेन के केस में। लेकिन एक फेडरल सेटअप में कॉन्स्टिट्यूशंस हमेशा रिटन होते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफाई करता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स, फंक्शंस एंड लिमिट्स ऑन बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और ये सभी चीजें रिटन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसइंटरप्रिटेशन या फिर कंफ्यूजन ना हो बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट्स। यानी कि दोनों लेवल्स पर गवर्नमेंट्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होता है। बाय द वे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, जो कि डिवाइडेड थे 22 पार्ट्स में, और साथ में 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के साथ 470 आर्टिकल्स हैं, जो कि डिवाइडेड है 25 पार्ट्स में, और साथ में 12 शेड्यूल्स भी हैं। ये था दूसरा फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब तीसरा फीचर है डिवीजन ऑफ पावर्स। यूनिटरी सिस्टम के केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास सारी पावर्स होती हैं, चाहे कोई रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही हो या नहीं। अगर कोई रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर भी रही है तो उसके पास जो पावर्स एंड अथॉरिटीज होंगी वो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मिलती हैं। सो यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल। लेकिन फेडरल सेटअप में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, और ये डिवीजन ऑफ पावर्स किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यानी कि अनलाइक यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम में जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अलॉट करी जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच सब्जेक्ट्स का क्लियर डिवीजन मेंशन है। कौन से सब्जेक्ट्स सेंटर के अंडर हैं और कौन से स्टेट्स के अंडर, ये हमें 7th शेड्यूल से पता चलता है। इस शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल या यूनियन लिस्ट में टोटल 98 सब्जेक्ट्स हैं, और इन सभी सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। ये सब्जेक्ट्स पहले 97 हुआ करते थे, लेकिन बाद में एक सब्जेक्ट इस लिस्ट में ऐड किया गया। दूसरी लिस्ट यानी कि स्टेट लिस्ट में टोटल 59 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि पहले 66 हुआ करते थे। इन सब्जेक्ट्स पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स ही लॉज बना सकती हैं। तीसरी लिस्ट यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि पहले 47 थे। इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन पर दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स ने लॉज बनाए हैं, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। इन 3 लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो इनमें से किसी भी लिस्ट में इंक्लूडेड ना हो। ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि टाइम के साथ इवॉल्व हुए हो, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी या फिर ई कॉमर्स। ऐसे सब्जेक्ट्स को रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं, एंड दीज सब्जेक्ट्स आर अ पार्ट ऑफ द रेजिडुअरी लिस्ट। और इस लिस्ट में जितने भी रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके ऊपर लॉज बना सकती है। इसके बाद नेक्स्ट फेडरल फीचर है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, सभी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट के सभी ऑर्गन्स, सभी लॉज, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही डिजाइंड है, और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं किया जा सकता। अब यूनिटरी सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसा कि जापान के केस में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और वहीं ब्रिटेन के केस में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है। लेकिन फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं है। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बना है। गवर्नमेंट के सभी ऑर्गन्स, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाए गए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए गए दायरे या फिर ज्यूरिसडिक्शन में रहकर ही काम करते हैं। और साथ ही जितने भी लॉज लेजिस्लेचर के थ्रू बनते हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करता है
तो ऐसे लॉस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स इलीगल या इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि कॉन्स्टिट्यूशंस को किसी भी तरह से वायलेट नहीं किया जा रहा है एंड विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मेंटेन करी जाती है। सो ये है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। इसके बाद नेक्स्ट फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई या अमेंड किया जा सकता है अमेंडमेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करके। हर कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक अमेंडमेंट प्रोसीजर होता है। ये अमेंडमेंट प्रोसीजर इजी या डिफिकल्ट हो सकता है। अगर अमेंडमेंट प्रोसीजर इजी है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशंस फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को इजीली अमेंड या मॉडिफाई किया जा सकता है। और वहीं अगर अमेंडमेंट प्रोसीजर्स डिफिकल्ट हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशंस रिजिड होते हैं, क्योंकि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। जो यूनिटरी सिस्टम्स होते हैं वहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि ब्रिटेन के केस में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशंस रिजिड भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्रांस के केस में। लेकिन जहां तक फेडरल सिस्टम्स की बात है तो यहाँ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस रिक्वायर्ड होते हैं दो रीजंस के लिए। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करना, और दूसरा है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच जो पावर का डिवीजन है उसको मेंटेन रखना। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो प्रोविजंस फेडरल फीचर्स से डील करते हैं, जैसे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस या फिर जुडिशरी से रिलेटेड, इन्हें अमेंड करने का जो प्रोसीजर है इसमें दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती है। ऐसे अमेंडमेंट बिल्स को पास करने के लिए पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और साथ में 50% ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट भी चाहिए। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां तक फेडरल फीचर्स की बात है तो इन फीचर्स को अमेंड करने का प्रोसीजर काफी रिजिड है, और साथ ही ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स की पार्टिसिपेशन भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जहां तक यूनिटरी सिस्टम की बात है तो इसमें जुडिशरी या फिर कोर्ट्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर किसी और ऑर्गन जैसे कि एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। यहाँ डिपेंडेंट होने का मतलब है कि लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स फाइनेंस या अपॉइंटमेंट्स या फिर किसी और तरह से जुडिशरी की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यहाँ डिपेंडेंट होने का मतलब है कि लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स फाइनेंस या अपॉइंटमेंट्स या फिर किसी और तरह से जुडिशरी की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब यूनिटरी सिस्टम में जुडिशरी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो सकती है, लेकिन फेडरल सिस्टम में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है। एक फेडरल सिस्टम में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जरूरी है दो रीजंस की वजह से। पहला तो ये कि जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन रखना, और जुडिशरी ये काम करती है जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजन से, जिससे कोई भी लॉ या फिर एक्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है उसे इनवैलिड या फिर नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। और अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंट होगी तो फिर ऐसा हो सकता है कि जुडिशरी कुछ ऐसे एक्शंस या फिर लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं इन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर ना करे, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और क्योंकि एक फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होना जरूरी है, इसलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट मैनर में एक्ट करना भी जरूरी है। सेकेंड रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मेंटेन करने के अलावा जुडिशरी का काम है सेंटर और स्टेट्स के बीच या फिर मल्टीपल स्टेट्स के बीच इश्यूज या डिस्प्यूट्स को एक अनबायस्ड मैनर में रिजॉल्व करना, और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही अनबायस्ड मैनर में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकती है। सो ये दो रीजंस हैं बिकॉज ऑफ विच इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज रिक्वायर्ड इन फेडरल सेटअप, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई प्रोविजंस के थ्रू इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई गई है। इन प्रोविजंस में आते हैं जजेस के टेन्योर को सिक्योर करना, या फिर जजेस की अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का नॉन इंटरफेरेंस, या फिर जजेस की सर्विसेज की जो कंडीशंस हैं उनको फिक्स रखना एक्सेट्रा। अब लास्ट फेडरल फीचर है बाइकैमरलिज्म। देखो, जो लेजिस्लेचर होता है उसमें एक हाउस हो सकता है या फिर दो हाउसेस हो सकते हैं। जब लेजिस्लेचर में एक हाउस होता है तो उसे बोलते हैं यूनिकैमरलिज्म, और जब लेजिस्लेचर में दो हाउसेस होते हैं तो उसे बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल लेजिस्लेचर में बाइकैमरलिज्म एस्टैब्लिश किया है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पार्लियामेंट में दो हाउसेस होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनरल पब्लिक को एज अ होल रिप्रेजेंट करती है, और वहीं राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है हमारे देश के स्टेट्स को। इन अदर वर्ड्स,
हमारे स्टेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द वर्किंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि स्टेट्स अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकें और साथ ही साथ स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी तरह की इंटरफेरेंस से भी खुद को डिफेंड कर सके। इससे जो फेडरल बैलेंस है सेंटर और स्टेट्स के बीच, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया है, वो मेंटेन रहेगा। सो फेडरल सिस्टम्स में बाइकैमरलिज्म प्रेफर किया जाता है ताकि स्टेट्स या प्रोविंसेस अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकें, और इसलिए इंडिया के केस में भी सेंट्रल लेवल पर बाइकैमरलिज्म अडॉप्ट किया गया है। स्टेट लेवल पर कई स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म है, लेकिन ज्यादातर स्टेट्स में यूनिकैमरलिज्म का सेटअप है, यानी कि लेजिस्लेचर में सिर्फ एक ही हाउस है। अब जहां तक यूनिटरी सिस्टम की बात है, तो एक यूनिटरी सिस्टम में ऐसा नेसेसरी नहीं है कि बाइकैमरलिज्म ही हो। चाइना में सिर्फ एक ही हाउस है, और वहीं ब्रिटेन के लेजिस्लेचर में हमें 2 हाउसेस देखने को मिलते हैं। सो ये था फेडरल स्ट्रक्चर का टॉपिक। होप यू लाइक द वीडियो, फॉलो फॉर मोर।